नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि आप धन्यवाद अंकित जी, लगातार धन्यवाद। चुनावी कवरेज में व्यस्त हैं, बावजूद इसके हमारे इस कार्यक्रम के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं, इसके लिए और धन्यवाद सर आपका। और अरे नहीं भैया। चूंकि सर चर्चाएं बहुत हो रही है, चुनावी मौसम है, कई तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसी जी, बीच आनन फानन में राहुल गांधी को अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ाने का फैसला हुआ। प्रियंका जी, गांधी जिनके बारे में अटकलें थी कि अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं या रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं, उनको लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। उनकी जगह जी, किशोरी लाल शर्मा, जो सोनिया गांधी के वफादार माने जाते हैं, उनको अमेठी से उतार दिया गया। अब जी, केरल में ये चर्चा है कि राहुल गांधी अगर दोनों सीट जीत जाते हैं तो क्या होगी? राहुल गांधी जी, रायबरेली से क्यों उतरे, अमेठी से क्यों नहीं? इस बात को लेकर भी चर्चा है। और एक चर्चा ये भी जी, है कि प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, जो लगातार अमेठी से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, उनको टिकट जी। नहीं दिया गया। तो दावा किया जा रहा है प्रियंका के करीबियों के द्वारा कि हो सकता है उनके खिलाफ साजिश भी रची जा रही हो। तो इन तमाम मसलों जी। पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी अगर आपने जब बात कही कि राहुल गांधी अमेठी क्यों गए और अमेठी क्यों नहीं गए और रायबरेली चले गए, और प्रियंका गांधी जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी उत्तर प्रदेश में कि आप चुनाव लड़िए, कांग्रेस हुँ, कार्यकर्ता चाहते थे वहाँ पर कि वो आए चुनाव लड़ें जिससे पार्टी संगठन मजबूत हो और हो सकता है कि वो जीत भी जाएँ। तो वहाँ पर जो माँग की जा रही थी कांग्रेस के लोगों की ओर से, वो माँग नहीं मानी गई। तो इसके पीछे मैं एक जो सबसे बड़ा कारण मानता हूँ कि कांग्रेस की पॉलिटिकल ब्रांडिंग जो है वो उसका बड़ा ध्यान रखती है। ब्रांड को अगर नुकसान हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी कंपनी धराशायी हो सकती है। हुँ, अब आप लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए कि राहुल गांधी, क्योंकि अगर वो अमेठी से पिछली बार जब हार गए थे, तो वो वहाँ की जनता के साथ संपर्क में नहीं रहे। अपनी भारत जोड़ो यात्रा ज़रूर लेकर गए वो, और विभिन्न तरीकों से संवाद बनाए रखा। 1-2 बार बीच में गए भी थे, लेकिन जो नियमित रूप से उनको जाना चाहिए था, जैसा कि अमेठी हुँ, में 2014 में स्मृति ईरानी हारी थी, उसके बाद से उन्होंने अमेठी को अपना घर बनाया। अमेठी में जिस तरीके से वो तमाम केंद्र की योजनाओं को लेकर गई, परियोजनाओं को लेकर गई, उससे अमेठी की जनता का जुड़ाव हुआ और 2019 में उन्होंने जीत दिलाई। तो राहुल गांधी ने 2019 में हार के बाद अमेठी को भुला दिया, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में ये भी तक कहा था कि वो थोड़े कम समझ वाले होते हैं। तो इस हुँ, तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई थी, जिससे लोग नाराज़ थे। और आप देखिए कि जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस अब तक का अपने सबसे निराशाजनक प्रदर्शन कर पाई थी। लगभग 5-6% मत ही उनको हासिल हुए थे, और रायबरेली और अमेठी में उनको कोई सीट नहीं मिली थी विधानसभा की। तो ये एक दिखाता है कि वहाँ पर वो अब गांधी परिवार अगर जीत रहा था, तो इस ब्रांडिंग थी, लेकिन उस ब्रांडिंग को अपने कर्म योग से स्मृति ईरानी ने 2019 में अमेठी में तोड़ दिया। और उसके हुँ, बाद से वो जिस तरीके से वहाँ पर लगातार काम कर रही हैं, और एक केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, दिल्ली में व्यस्तता होने के बावजूद अपने क्षेत्र में लगातार जाती हैं। वहाँ पे उन्होंने अपना घर भी बनाया है, और पंचायत स्तर तक के लोगों से उनका नियमित संवाद रहता है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी को भी ये फीडबैक मिला हो कि आप यहाँ से मत लड़िए, आप चुनाव हार जाएँगे। तो अगर मान लीजिए कि दोबारा वो चुनाव हार जाते, तो दोबारा चुनाव हार जाते, तो उनकी जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती। पॉलिटिकली 2 बार अगर कोई किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा व्यक्ति हार हुँ। जाए, और जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी हो, वो चुनाव हार जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा राजनीतिक असर और उनकी साख पर पड़ता। अब यही बात प्रियंका गांधी पर भी लागू होती है। इस तरीके की बात की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को अमेठी से लड़ लेना चाहिए स्मृति ईरानी के खिलाफ, और जो राहुल गांधी हैं वो रायबरेली से लड़ने। अब इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर प्रियंका गांधी अमेठी से जीत जाती हैं स्मृति ईरानी के खिलाफ, और रायबरेली से राहुल गांधी हार जाते हैं, तो एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। बहन जो है वो उसको मीडिया हावी उसको उनको दिखाएगा कि देखिए, बहन ज्यादा प्रभावी है, भाई लगातार असफलता पा रहा है, लेकिन बहन ने पहले चुनाव में सफलता पा ली। और जिस तरीके से बार-बार ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि है, वो अगर उनको आगे किया जाए तो शायद वो कांग्रेस के जो अच्छे दिन ला सकती हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कि रायबरेली में राहुल गांधी हार जाते, या प्रियंका गांधी जीत जाती, या दोनों ही जीत जाते, तब भी ये होता कि स्मृति ईरानी को राहुल गांधी नहीं हरा पाए, लेकिन प्रियंका गांधी ने हरा दिया। तो तब एक नई तरह की राजनीति चलने लगती। तो और अगर मान लीजिए कि ये भी हो सकता था कि अमेठी में स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी को ही हरा दें, तो इसलिए भी सतर्कता बढ़ती गई।
और एक कहावत भी है कि जो बंद मुट्ठी होती है वो 1.25 लाख की होती है। तो जब तक प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन जो चुनावी राजनीति में नहीं आ रही हैं, तब तक एक ये लोगों को आभास बना रहेगा कि वो आएंगी तो बड़ा करिश्मा हो जाएगा, आएंगी तो एकदम कांग्रेस को जो अच्छे दिन ला देंगे। तो ये भ्रम तब तक बना रहेगा, तो शायद कांग्रेस पार्टी इस भ्रम को बनाए रखना चाहती है। दूसरी बात इसमें ये भी थी कि वायनाड में जिस तरीके से सीपीआई ने चुनाव लड़ा है, वहां पर बड़े जो लेफ्ट पार्टियां हैं उन्होंने बड़े स्ट्रांगली चुनाव को लड़ा है। तो हो सकता है कि राहुल गांधी के पास इस तरीके की खबरें हों कि दिक्कत हो सकती है, अगर जीतना मुश्किल होगा तो लोकसभा में नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए एक सेफ गेम खेलते हुए रायबरेली को चुना गया। और रायबरेली में आप देखिए कि सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा का पर्चा भरा था, उन्होंने एक रायबरेली की जनता के नाम एक चिट्ठी भी लिखी थी और कहा था कि हमारा परिवार आपकी सेवा करता रहेगा और हमारा परिवार आपका ऋणी है। तो परिवार के व्यक्ति को ही उन्होंने वहां पे भेजा है। देखना होगा कि वो अगर चुनाव जीतते हैं तब क्या होगा। अगर मान लीजिए कि वायनाड और रायबरेली दोनों सीट जीतते हैं, तो निश्चित रूप से इस बार राहुल गांधी चाहेंगे कि वो रायबरेली को रखें, क्योंकि वो पारिवारिक गढ़ रहा है उनका। तो और अगर ऐसा करते हैं वो, तो दक्षिण में नुकसान तय है, क्योंकि दक्षिण में जिस तरीके से अन्य पार्टियां कांग्रेस के उभार से चिंतित हैं, क्षेत्रीय दल खासतौर पर, वामपंथी दल खासतौर पर, तो वो इनको यही एक तरफ दर्शाएंगे कि देखिए यहाँ से भाग गए। तो अगर वो रायबरेली छोड़ते हैं तो फिर यहाँ से भाग गए, अगर वो वायनाड छोड़ते हैं तो फिर वहां से भाग गए, तो ये स्थिति हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि शायद ये उनके पास इंफॉर्मेशन हो कि वायनाड में दिक्कत हो सकती है, इसलिए वो एक सेफ सीट चुन लें। और ये अगर एक ही सीट जीत पाते हैं रायबरेली, तो ये भाग गए वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस ने इनको लेके आए। अच्छा, अमेठी से आपने रॉबर्ट वड्रा की बात करी, रॉबर्ट वड्रा जी भी बड़ी इच्छा जता रहे हैं, लेकिन वो एक अभी जो परिवारवाद वाला जो मुद्दा उठाती है बीजेपी, फिर एक और मुद्दा आ जाता है। फिर रॉबर्ट वड्रा के जो कथित घोटाले हैं उनका मुद्दा भी छाता, अगर वो चुनाव लड़ते तो कांग्रेस के लिए एक नई परेशानी हो जाती। और फिर चाहे वो डीएलएफ वाला मामला हो, चाहे राजस्थान में लैंड से जुड़े मामले हो, हरियाणा में जुड़े लैंड से मामले हो, तो बड़ा तमाम चीजें हैं वो सामने आती। और एक नए आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अपने पैनल को बैठाना पड़ता। तो ये एक तो बड़ी सिरदर्दी हो सकती थी, इससे कांग्रेस शायद बची है। और अभी जो जिस तरीके से हमने देखा कि जब रायबरेली से नहीं लड़कर सोनिया गांधी राजस्थान से पर्चा भर रही थी, तब भी पूरा, चाहे वाड्रा परिवार हो चाहे गांधी परिवार हो, सभी लोग एकजुटता के साथ दिखा रहे थे। तो कई लोगों ने सोशल मीडिया पर तमाम तरह की मीम्स भी बनाई थी। तो रॉबर्ट वड्रा के को शायद रोकने का एक ये भी एक बड़ा कारण था। मुझे लगता है कि उनके साथ जो विवाद जुड़े हुए हैं वो फिर से सुर्खियों में आ जाते हैं और उससे कांग्रेस को नुकसान होता है। बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे चूँकि ब जो कांग्रेस है ना, इसको मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश कर रही है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। स्मृति ईरानी को हमारा एक सामान्य कार्यकर्ता वहाँ से हराएगा। इसके अलावा वो जी, भी वो ये बात का दावा कर रहे हैं कि ये तो शतरंज की और भी चालें अभी बाकी हैं। तो कौन से चालें जी। हैं जो कांग्रेस अब लाना चाहती है? देखिए, अब चुनाव का 3 चरण लगभग हो चुके हैं, तीसरा चरण का मतदान होने वाला है। और हुँ, जयराम रमेश बहुत सी चीज़ों को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमारा सामान्य से कार्यकर्ता अगर उनको स्मृति ईरानी को हरा सकता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए राहुल गांधी को नहीं हरा पाए। ये कई सारे हुँ, मुद्दे हैं, तो अगर उनके बयानों का विश्लेषण किया जाए तो यही पाएँगे कि वो बोलते बहुत ज़्यादा हैं, पार्टी के बड़बोले नेता हैं। और कांग्रेस के जो तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उसका भी जिम्मेदार कहीं न कहीं जयराम रमेश ही हैं। हुँ, और जयराम रमेश जिस तरीके से चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे राहुल गांधी हों, सोनिया गांधी हों, एक तरह से नियंत्रित करके उनको चला रहे हैं, तो वो शायद चुनाव परिणाम बाद जो वो इस स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेताओं को देखा जो एक समय बहुत हावी रहते हैं, हुँ। लेकिन परिणाम के बाद उनको साइड कर दिया जाता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि ये जो जब भी परिणाम आएंगे उसके बाद जयराम रमेश इतने ही बड़बोले रहते हैं या एक सामान्य कार्यकर्ता बन जाते हैं। बिल्कुल। और चालें कौन-सी बाकी हैं अभी? चाले मैं वही कहता कि तीसरा चरण आ गया और आप चाले अब चलेंगे। तो ये एक दिखाने वाली बात है कि आप सोचने वाली बात भी है कि वो पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है, वो हुँ, कौन सी चालें चलनी है। चालें आपको चलनी थी तो पहले चलनी चाहिए थी। आप बिल्कुल। 300 कैंडिडेट ही दे पा रहे हैं और आप 272 सीटों पर जीत की कल्पना कर रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल। ये आपका जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र में आपने जो बातें कही हैं, आपके सहयोगी दल उससे अलग राय रख रहे हैं। ये बिल्कुल और कहाँ से आपके कैंडिडेट टिकट लौटा रहे हैं। आप पैसे हाँ, आपके कैंडिडेट से कैंडिडेट नहीं ले टिकट रहे हैं। लौटा रहे हैं।
आपके मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत विश्वसनीय लोगों ने बताया कि मुंबई में भी एक कांग्रेस कैंडिडेट हटने के लिए तैयार था। बीजेपी ने रोका कि भैया ऐसे मत करो। तो ऐसे ऐसी भी स्थिति है। कांग्रेस के लोग अपने आप भाग रहे हैं। पुरी में कह रहे हैं कि भई हमको पैसा नहीं है, कहाँ से लड़ने, पार्टी फंडिंग नहीं कर रही है। तो ये जरा ये पहले अपने ठीक कर लें चीज़ों को, फिर मास्टर स्ट्रोक चलें। ये चालें चलने की बात कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी को दुरुस्त कर लें। आप देखिए कि एन चुनाव के मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तमाम जो मजबूत विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल। वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। तो ये दिखा रहा है कि ये पार्टी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। तो इसको अगर मास्टर स्ट्रोक समझते हैं वो, तो ये मेरे को लगता है मास्टर स्ट्रोक नहीं, उनको स्ट्रोक पड़ने वाला है ये चुनाव के बाद। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के दौरान और कौन-कौन से मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस की तरफ से आते हैं और खास करके भाजपा उसका जवाब कैसे देती है। सर, आप चूँकि चुनावी कवरेज में लगातार बाहर हैं, तो हम आपसे कम समय ले रहे हैं। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में अपने दर्शकों से इजाज़त ले रहे हैं। आप सभी को मेरा यानी अंकित सिंह और हमारे संपादक नीरज कुमार दुबे का नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।